हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं फिर से आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ आपके 5th सेमेस्टर हिस्ट्री का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये वीडियो थर्ड है जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं हिस्ट्री से रिलेटेड 2 वीडियोस आप लोगों के लिए ऑलरेडी चैनल के ऊपर डाल चुकी हूँ। तो होप सो गाइज आप लोगों ने वो वीडियोस देख ली होंगी। नहीं देखी है तो उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप लोग उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, ये जितनी भी वीडियोस राइट नाउ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रही हूँ, ये सारी ही वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को अभी राइट नाउ कंप्लीट करा रही हूँ, ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो दोस्तों, आप लोगों से बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों के लिए ये वीडियोस हेल्पफुल रहती हैं तो प्लीज़ आप लोग इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी पता चल सके कि जो मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ वो आप लोगों को पसंद आ रही है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा, जिससे कि आप लोग टाइम पर मेरी वीडियोज़ को देख सको। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन दिखा देती हूँ जिसका आंसर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग आंसर से रिलेटेड सारे पॉइंट 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन पेपर एंड आज हम लोग जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के उत्तरदायी कारण क्या थे। तो दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, उससे रिलेटेड आपसे पूछा जा रहा है पॉइंट्स। एंड दोस्तों, इससे रिलेटेड मैं आपको सारे पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऑलमोस्ट एवरी ईयर रिपीट हुआ है एंड इस बार भी इसके रिपीट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है जिसके अंदर आप लोगों से परिणाम पूछे जा सकते हैं, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम हुए यह आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो के अंदर कंप्लीट कराऊंगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कारण से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को अच्छे से देखने वाले हैं। तो चलिए गाइज, 1 बाय 1 करके मैं आपको सारे पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करना शुरू करती हूँ। दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा परिचय। तो परिचय आप लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि यूरोप में होने वाला ये एक वैश्विक युद्ध था जो 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक चला था। इसे महायुद्ध या सभी युद्धों को समाप्त करने वाले युद्ध के रूप में भी जाना जाता था। इस युद्ध ने 6 करोड़ यूरोपीय व्यक्तियों सहित 7 करोड़ से अधिक अन्य सैनिक कर्मियों को एकत्रित करने तथा उनका नेतृत्व करने का कार्य किया, जो इसे इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध बनाता है। ये इतिहास में सबसे घातक संघर्षों में से एक था, जिसमें अनुमानित प्रत्यक्ष परिणाम के स्वरूप में 1.3 करोड़ नागरिकों की मृत्यु हुई। ये युद्ध मानव इतिहास का अब तक लड़ा जाने वाला सबसे अद्भुत युद्ध था। ये युद्ध बड़ी दृढ़ता और घनघोर रूप से लड़ा गया। युद्धरत राष्ट्रों के लिए ये मानव अस्तित्व का युद्ध था। बाद में ये उच्च आदर्शों से प्रेरित हुआ। इसमें लड़ने वाले अनंत थक गए और परास्त हो गए। इस युद्ध से दोनों ही पक्षों की अप्रत्याशित हानि हुई। इस युद्ध के महादानवीय रूप का प्रकटीकरण होने से युद्धरत राष्ट्रीय चकित थे, क्योंकि इतने व्यापक और विशाल स्तर पर विध्वंस लीला अब तक देखने में नहीं आई थी। ऐसा प्रतीत होता था कि नवीन राष्ट्रों ने जो शक्ति एकत्रित की थी उसका विश्व कल्याण के रूप में इस्तेमाल होना मुमकिन नहीं था। दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को सबसे पहले एक सिंपल सा परिचय लिखना है। दोस्तों, परिचय के अंदर आपको एक पॉइंट है जो कि ज़रूर याद रखना है, जो कि है ये टाइमलाइन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो दोस्तों, आप लोगों को ये जो टाइमलाइन है ये ज़रूर ध्यान रखनी है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से लेकर कब तक हुई थी। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एंड इसके अलावा मैंने बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें यहाँ एक्सप्लेन की हैं जो कि आपको समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है प्रथम विश्व युद्ध के कारण।
प्रथम विश्व युद्ध किसी एक आकस्मिक घटना के कारण नहीं हुआ। ये सही है कि इसका प्रारंभ ऑस्ट्रेलिया के युवराज आर्च ड्यूक फेर्डिनेंड की हत्या के 1 मास के उपरांत हुआ, लेकिन यही एकमात्र कारण नहीं था। इस युद्ध के कारण वर्षों से यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया में घटने वाली घटनाओं से उत्पन्न होते जा रहे थे। इस युद्ध में कई देशों ने भाग लिया था। इन राष्ट्रों ने युद्ध में भाग अपने अपने स्वार्थ के कारण ही लिया था। अंततः इस युद्ध के कारण निम्नलिखित होने चाहिए। दोस्तों ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी सारे इतिहासकार ये मानते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध है उसका कारण ऑस्ट्रेलिया के युवराज आर्च ड्यूक फेर्डिनेंड की हत्या थी, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ एकमात्र ये कारण नहीं था, बल्कि प्रथम विश्व युद्ध के बहुत सारे कारण थे जो कि बहुत वर्षों से चले आ रही घटनाओं से उत्पन्न हुए थे। जो घटनाएं यूरोप, अफ्रीका में घट रही थी उनसे उत्पन्न हुए थे। तो दोस्तों क्या क्या कारण थे मैं आपको 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करने वाली हूँ। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या क्या थे, इसके अंदर जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है राष्ट्रीयवाद। जर्मनी और इटली का एकीकरण भी राष्ट्रीयवाद के आधार पर ही किया गया था। बल्कान क्षेत्र में राष्ट्रीयवाद की भावना अधिक प्रबल थी, चूँकि उस समय बल्कान प्रदेश तुर्की साम्राज्य के अंतर्गत आता था। अंततः जब तुर्की साम्राज्य कमज़ोर पड़ने लगा तो इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने स्वतंत्रता की मांग शुरू कर दी। बोस्निया और हर्ज़गोविन में रहने वाले स्लाविक लोग ऑस्ट्रिया हंगरी का हिस्सा नहीं बना रहना चाहते थे, बल्कि वे सर्बिया में शामिल होना चाहते थे, और बहुत हद तक उनकी इस इच्छा के परिणाम स्वरूप प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। इस तरह राष्ट्रीयवाद युद्ध का कारण बना। रूस का मानना था कि सल्वा यदि ऑस्ट्रिया हंगरी एवं तुर्की से स्वतंत्र हो जाता है तो वह उसके प्रभाव में आ जाएगा। यही कारण रहा कि रूस ने अखिल सल्वा अथवा सर्वसल्वावाद आंदोलन को बल दिया। स्पष्ट है कि इससे रूस और ऑस्ट्रिया हंगरी के मध्य संबंधों में कुटता आई। इसी तरह के और भी बहुत से उदाहरण रहे उन्होंने राष्ट्रीयवाद की भावना को उग्र बनाते हुए संबंधों को तनावपूर्ण स्थिति में ला खड़ा किया। ऐसा ही एक उदाहरण है सर्व जर्मन आंदोलन। इंग्लैंड के इतिहासकार सेसिल कहते थे कि मेरा दावा है कि अब तक इतिहास में जितनी जातियां उत्पन्न हुई हैं, ब्रिटिश उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं। इस प्रकार विभिन्न इतिहासकारों ने उग्र राष्ट्रीयवाद को प्रथम विश्व युद्ध का महत्वपूर्ण कारण माना है। दोस्तों ये पहला पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, जिसके अंदर आपको सबसे पहले राष्ट्रीयवाद से रिलेटेड पॉइंट याद रखना है, जिसके अंदर दोस्तों काफ़ी सारी जो कंट्रीज़ थी वो अदर कंट्रीज़ को अपने अंदर मिलाना चाहती थी और अपने राष्ट्रीयवाद की भावना को संतुष्ट करना चाहती थी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी सारे एग्जाम्पल मेंशन किए हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए बल्कान का एग्जाम्पल मेंशन किया है, बोस्निया का एग्जाम्पल मेंशन किया है। तो दोस्तों आप लोग इन सारे एग्जाम्पल्स को याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है जर्मनी की नई अंतर्राष्ट्रीय विस्तारवादी नीति। वर्ष 1890 के एक नए सम्राट विल्हेम द्वितीय ने एक अंतर्राष्ट्रीय नीति शुरू की, जिसने जर्मनी को विश्व शक्ति के रूप में परिवर्तित करने के प्रयास किए। जर्मनी के चांसलर बेथमैन हेल्गोएव का कहना था कि ईश्वर ने जर्मन जाति को संसार में विशेष स्थान दिया है। इसी के प्रमाण ये रहा कि विश्व के अन्य देशों ने जर्मनी को एक उभरते हुए खतरे के रूप में देखा, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अस्थिर हो गई। तो दोस्तों आप लोगों को जर्मनी वाला पॉइंट भी ध्यान रखना है। जर्मनी एक बहुत ज़्यादा बड़ा कारण रहा जिससे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई। एंड दोस्तों आप लोगों को ये पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना है। तो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है परस्पर रक्षा एवं सहयोग।
संपूर्ण यूरोपियन राष्ट्रों ने आपसी सहयोग के लिए रक्षा समझौते और संधियां कर ली। इन संधियों का सीधा सा अर्थ था, यदि यूरोप के किसी एक राष्ट्र पर शत्रु की ओर से हमला होता है तो उक्त राष्ट्र की रक्षा के हेतु सहयोग राष्ट्रों को सहायता के लिए आगे आना होगा, जिसके अंदर सबसे पहली संधि थी त्रिपक्षीय संधि, जो कि वर्ष 1882 की ये संधि जर्मनी को ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली से जोड़ती है। त्रिपक्षीय सौहार्द ये ब्रिटेन, फ्रांस और रूस से संबंधित थी, जो वर्ष 1907 तक समाप्त हो गई। इस प्रकार यूरोप में दो प्रतिद्वंदी समूह बन गए। सो दोस्तों, ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, परस्पर रक्षा सहयोग। दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले यूरोप के बहुत सारे देश थे जो कि आपस में संधियां कर रहे थे। इन संधियों का उद्देश्य ये था कि अगर किसी एक राष्ट्र पर भी कोई अदर कंट्री हमला करता है तो ये सारे देश आपस में मिलकर उससे युद्ध करेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके की संधियां जब होनी शुरू हुई तो इससे जो अदर कंट्रीज़ हैं, जो कि यूरोप से बाहर के कंट्रीज़ हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात बन गई और इसकी वजह से भी जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो खराब हुए। तो दोस्तों, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है साम्राज्यवाद। प्रथम विश्व युद्ध से पहले अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्से कच्चे माल की उपलब्धता के कारण यूरोपीय देशों के बीच विवाद का विषय बने हुए थे। जब जर्मनी और इटली इस उपनिवेशवादी दौड़ में शामिल हुई तो उसके विस्तार के लिए बहुत कम संभावनाएं बची। इसका परिणाम ये हुआ कि इन देशों ने उपनिवेशवादी विस्तार की एक नई नीति अपनाई। ये नीति थी दूसरे राष्ट्रों के उपनिवेशों पर बलपूर्वक अधिकार कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया जाए। बढ़ती प्रतिस्पर्धा और अधिक साम्राज्यों की इच्छा के कारण यूरोपीय देशों के मध्य टकराव में वृद्धि हुई, जिसने समस्त विश्व को प्रथम विश्व युद्ध में धकेलने में मदद की। इसी प्रकार मैक्सिको तथा बोस्निया संकट ने भी इंग्लैंड एवं जर्मनी के बीच प्रतिस्पर्धा को और बढ़ावा दिया। अपने प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करने के उद्देश्य से जर्मनी ने जब बर्लिन बगदाद रेल मार्ग योजना बनाई तो इंग्लैंड के साथ फ्रांस और रूस ने इसका विरोध किया, जिसके चलते इनके बीच कूटता में और अधिक वृद्धि हुई। सो दोस्तों, ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। ये पॉइंट भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि है साम्राज्यवाद। दोस्तों, साम्राज्यवाद कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आप सभी जानते हैं कि हमारा देश भी ब्रिटिशर्स का गुलाम था और ऐसे ही बहुत सारी कंट्रीज़ को ब्रिटेन ने एंड अदर कंट्रीज़ ने अपना गुलाम बना रखा था, क्योंकि जो ये गुलाम कंट्रीज़ थी इनके अंदर जो कच्चा माल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मात्रा में उपलब्ध होता था। तो जब जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ तो वो भी इस उपनिवेशवादी दौड़ में उतर गए, लेकिन जब वो इस उपनिवेशवाद में दौड़ में उतरे तो उन्होंने ये देखा कि उनके लिए तो संभावनाएं बहुत कम है। तो उन्होंने क्या किया, जो दूसरे देशों के उपनिवेश थे उनके ऊपर बलपूर्वक अधिकार करना शुरू कर दिया, जिससे कि प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ी और काफ़ी सारी कंट्रीज़ के बीच, स्पेशली जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनके बीच एक तनाव की स्थिति पैदा हुई। और ये तनाव की जो स्थिति थी इसी ने काफ़ी सारे देशों को प्रथम विश्व युद्ध की ओर धकेला। तो दोस्तों, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है सीमा संबंधी झगड़े। सीमा संबंधी झगड़े विभिन्न राष्ट्रों में 19वीं सदी से ही चले आ रहे थे। इन झगड़ों को 1815 में वियना कांग्रेस ने तय करने का प्रयास किया। कई नवीन राज्य बनाए गए। इस पर कांग्रेस ने आत्मनिर्णय के सिद्धांत को ताक में रख दिया था। इटली, ऑस्ट्रिया और हंगरी के कुछ ऐसे प्रदेशों को लेना चाहता था जिनके अधिकांश निवासी इटालियन भाषी थे। फ्रांस को 1870 में परास्त कर जर्मनी एल्सेस व लॉरेन को भी अपने प्रभुत्व में ले चुका था। फ्रांस इन दोनों प्रदेशों को पूर्ण प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध था। पूर्वी यूरोप में चेक्स और
पोल्स अपनी स्वतंत्रता के लिए झटपटा रहे थे। बल्कान युद्ध ने इन सीमा संबंधी झगड़ों को और विषम बना दिया था। इस विषमता से यूरोपीय देशों में कूटता उत्पन्न हो गई। एक राष्ट्रीय दूसरे राष्ट्रीय को परास्त करने के लिए आमादा हो गया। सो दोस्तों, ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ये पॉइंट भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, आप लोग इस चीज़ को समझिए कि प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पे काफ़ी सारे देश थे जो एक दूसरे के हिस्सों पर कब्जा करना चाहते थे, आपस में लड़ाई लड़ रहे थे, और यही लड़ाइयाँ आगे चलकर कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनी। तो दोस्तों, ये पॉइंट आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है औद्योगिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा। इंग्लैंड ने 19वीं सदी के प्रारंभ में ही व्यापार के क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति कर ली थी, किंतु इटली और जर्मनी सन 1870 के उपरांत इस क्षेत्र में प्रविष्ट हुए थे। 20वीं सदी के प्रारंभ तक इन दोनों देशों ने भी इस क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति कर ली थी। इन देशों के अलावा फ्रांस और रूस भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे। फ्रांस तो रूस से कहीं आगे बढ़ चुका था, इसलिए अफ्रीका के विभाजन में उसके स्वार्थ ब्रिटेन से टकरा रहे थे। इसी प्रकार सुदूर पूर्व में जापान उद्योग क्षेत्र में तीव्रता से आगे बढ़ रहा था। उसके औद्योगिक विकास के कारण उसके संबंध रूस से तथा चीन से बिगड़ गए थे। अमेरिका भी औद्योगिक विकास में अब पीछे नहीं था। वह चीन में अपना प्रभाव जमा रहा था और अपने मार्ग में जापान को बाधक समझता था। उससे भी अंतर्राष्ट्रीय जगत में कई राजनीतिक परिवर्तन आए, जिसने प्रथम विश्व युद्ध की संभावना में वृद्धि हुई। तो दोस्तों, ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान रखना है। औद्योगिक प्रतिस्पर्धा भी प्रथम विश्व युद्ध का एक कारण बनी। इसके बाद दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है सैन्यवाद। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है सैन्यवाद। 20वीं सदी में प्रवेश करते ही विश्व में हथियारों की दौड़ शुरू हो गई। वर्ष 1914 तक जर्मनी में सैन्य निर्माण में सबसे अधिक वृद्धि हुई। ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी दोनों ने इस समय अवधि में अपनी नौसेना में काफ़ी वृद्धि की। सैन्यवाद की दिशा में बहुत हुई इस वृद्धि ने युद्ध में शामिल देशों को और आगे बढ़ने में मदद की। वर्ष 1911 में एंग्लो जर्मन नाविक प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप अगादियार का संकट उत्पन्न हो गया। हालांकि इसे सुलझाने का प्रयास किया गया, परंतु ये प्रयास सफल नहीं हो सका। वर्ष 1912 में जर्मनी में एक विशाल जहाज इम्पेरेटर का निर्माण हुआ, जो उस समय का सबसे बड़ा जहाज था। इससे इंग्लैंड और जर्मनी के मध्य वैमनस्य एवं प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई। दोस्तों, ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। ये पॉइंट आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। सैन्यवाद भी प्रथम विश्व युद्ध का एक कारण बना। तो दोस्तों, ये पॉइंट आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है हमारा अगला पॉइंट, जो कि है किसी प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का अभाव। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व ऐसी कोई संस्था मौजूद नहीं थी जो साम्राज्यवाद, सैन्यवाद और उग्र राष्ट्रीयवाद पर नियंत्रण कर विभिन्न राष्ट्रों के बीच संबंधों को सहज बनाने में सहायता कर सके। उस समय विश्व का लगभग प्रत्येक राष्ट्र अपनी मनमानी कर रहा था, जिसके चलते यूरोप की राजनीति में एक प्रकार की अराजक स्थिति बन गई। दोस्तों, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड गाइस, इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है तत्कालीन कारण, आर्च ड्यूक फेर्डिनेंड की हत्या। तो दोस्तों, आप लोगों को ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। जून 1914 में जब ऑस्ट्रिया हंगरी के सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्च ड्यूक बोसियाना में सराजेवो का दौरा कर रहे थे, तब उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक सर्बियाई व्यक्ति, जिसका ये सोचना था कि ऑस्ट्रिया के बजाय सर्बिया को बोसियाना पर नियंत्रण करना चाहिए, ने आर्च ड्यूक की हत्या कर दी थी। इससे सारा यूरोप सकते में आ गया। ऑस्ट्रिया ने इस घटना के लिए सर्बिया को उत्तरदायी माना। ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया को चेतावनी दी कि वह 48 घंटे के अंदर इस घटना के संदर्भ में अपनी स्थिति स्पष्ट
कर अपराधियों का दमन करे, लेकिन सर्बिया ने ऑस्ट्रेलिया की मांग को ठुकरा दिया। परिणाम स्वरूप 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। देखते ही देखते विश्व के अन्य राष्ट्रीय भी अपने अपने गुटों के समर्थन में उतर आए और युद्ध विकराल होता चला गया। नतीजतन इस युद्ध में रूस भी शामिल हो गया, क्योंकि उसने सर्बिया के साथ संधि कर रखी थी। इसके बाद जर्मनी ने रूस के साथ युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के मध्य संधि हुई थी। इसके बाद ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि जर्मनी ने तटस्थ बेल्जियम पर आक्रमण कर दिया था, जबकि ब्रिटेन ने बेल्जियम और फ्रांस दोनों देशों की रक्षा के लिए समझौते किए हुए थे। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि जो फेर्डिनेंड की जो हत्या हुई थी, यानी कि जो डार्क ह्यूज की हत्या हुई थी, उनकी हत्या भी एक बहुत बड़ा कारण बनी प्रथम विश्व युद्ध की। तो दोस्तों, ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड दोस्तों, यहाँ पे नाम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, तो हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में मुझसे थोड़ी बहुत गलती हो गई हो, तो इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे सारे पॉइंट आप लोगों के लिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर मेंशन है, तो होप सो आप लोगों को सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो फिनिश होता है। होप सो आप लोगों को सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। एक क्वेश्चन इस टाइप से आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है, जिसमें कि आपसे कारण पूछे जा सकते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करा दिया है। एंड एक आप लोगों से परिणाम पूछे जा सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्या परिणाम निकले। तो दोस्तों, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट कराऊंगी। एंड दोस्तों, ये दोनों ही क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड आपके एग्जाम में जरूर आएगा। सो होप सो गाइज, आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रहे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मुझे आप लोगों के लिए और वीडियोस लाने का मोटिवेशन मिल सके। सो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही गाइज। मिलती हूँ मैं आप सबसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।